नमस्कार। अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नेहा आपके साथ। आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियां शुरू है। वही इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा शुरू होने में अभी 20 दिन का वक्त है। जितने भी तीर्थयात्री और श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए हम समुचित प्रबंध कर रहे हैं। अभी बर्फबारी हो रही है और तब तक मौसम काफी अच्छा हो जाएगा। अभी यात्रा प्रारंभ होने में 20 दिन है और बर्फबारी हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि अभी बर्फबारी हो जा रही है, आगे मौसम अच्छा रहेगा और सभी जो यात्रीगण आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए हम समुचित राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म करने के बाद घर के लिए नोटिस भेजा गया, जिसके बाद कांग्रेस एक मुहिम चला रही है, मेरा घर राहुल गांधी का घर, जिस पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि नोटिस कानूनी प्रक्रिया के तहत गया है। सांसद आवास मिलता है। संसदीय आचार संहिता के अंतर्गत नोटिस गया है। जब कोई सांसद नहीं रहता तो उससे आवास खाली करना पड़ता है। अगर उनको कुछ समय चाहिए तो संसद की आवास समिति के सामने प्रार्थना पत्र दें कि हमें 4-6 महीने के लिए अभी और रहने दें, उस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अब इस वक्त जब वे सांसद नहीं है तो उन्हें सांसद वाला बंगला तो खाली करना पड़ेगा। नोटिस कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत गया है। संसदीय आचार संहिता जो है उसके अंतर्गत है। सांसदों को आवास मिलते हैं, जब सांसद नहीं रहते तो उनको खाली करना पड़ता है। अगर उनको उस समय चाहिए तो उस समिति, जो आवास समिति है संसद की, उसके सामने अपना प्रार्थना पत्र दें कि मुझे 4-6 महीने के लिए चाहिए। जो उसकी प्रक्रिया होगी उस पर निर्णय होगा। लेकिन अगर सांसद नहीं है तो संसद वाला बंगला तो खाली करना ही। सीएम पुष्कर सिंह धामी शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों से भेंट की। प्रदेश में नकल विरोधी कानून के समर्थन में संचालित हस्ताक्षर अभियान की सफलता के बाद बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशांक रावत ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि नकल विरोधी कानून के समर्थन में प्रदेश में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता के साथ हस्ताक्षर अभियान भी संचालित किया था। कई अवसरों पर स्वयं मुख्यमंत्री भी इन कार्यक्रमों में सम्मिलित रहे। उन्होंने प्रदेश के युवाओं के हित में मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे प्रयासों के प्रति उनका आभार भी जताया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में कई योजनाओं का शुभारंभ किया। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के 51 गांवों को अपनी वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत शामिल किया है, जिनमें फिलहाल 4 गांव नीति, माड़ा, मलारी और गुंजी में इस योजना के तहत काम चल रहा है। इस योजना से जुड़ी अहम जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नीति और मलारी में प्रवास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के माड़ा, गुंजी चाइना बॉर्डर से जुड़ी हुई है। ऐसे में इन्हें भारत का अंतिम गांव के रूप में नहीं बल्कि प्रथम ग्राम के रूप में माना जाएगा और इनका विकास भी प्रथम ग्राम के रूप में ही किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री जी नीति और मलारी गए थे और उन्होंने वहां से कल दूरभाष पर मेरी बात भी हुई थी और वो कार्यक्रम में भी जुड़े थे। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ये महत्वाकांक्षी योजना है वाइब्रेंट विलेज, और उन्होंने माड़ा प्रवास के दौरान इन सभी गांवों को, जो भारत के पहले अंतिम गांव के रूप में हम लोग जानते हैं उनको, हैं ही, उन सभी गांवों को प्रथम गांव कहा है कि वो भारत के प्रथम गांव होंगे और प्रथम गांव के रूप में ही उनके विकास को सुनिश्चित किया जाएगा। उस दिशा में हमको 4 गांव अभी पहले चरण में नीति, मलारी, माड़ा और गुंजी 4 मिले हैं। इसके बाद अभी एमएचए कुछ गांव और भी जो है भारत का गृह मंत्रालय और गांव को भी सर्च कर रहा है। उसमें भी हमें लगता है कि उत्तराखंड के और भी गांव सम्मिलित किए जाएंगे तो उनका तेजी से विकास होगा। मैं समझता हूं कि वो गांव सभी के लिए निकट भविष्य में देखने योग्य होंगे, जो भी हमारे उत्तराखंड के अंदर आएंगे। 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए विभागों का जो लक्ष्य निर्धारित है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभागों ने अब तक धरातल पर किए गए कार्यों तथा भविष्य की कार्य योजना पर तेजी लाने के लिए विभागों की नियमित समीक्षा की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सशक्त उत्तराखंड 2025 के अंतर्गत
विभागों की कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि 2025 के लिए लक्ष्य के सापेक्ष जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनको पूर्ण करने के लिए समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। जिन क्षेत्रों में राज्य के राजस्व वृद्धि में शीघ्रता परिलक्षित है उन क्षेत्रों को प्राथमिकता पर रखा जाए। सभी विभाग दीर्घकालिक और अल्पकालिक कार्य योजना के साथ कार्यों को पूरा मनोयोग के साथ धरातल पर लाए। अगले साल होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड बीजेपी कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। एक तरफ जहां बीजेपी विधायकों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसदों द्वारा गोद लिए गए गांव की हकीकत को धरातल पर जानने के लिए गांव का दौरा करने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि उत्तराखंड कांग्रेस लगातार अपने संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रही है। बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता जल्द ही सांसदों द्वारा गोद लिए गए गांव की हकीकत जानने गांव तक जाएंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि 8, 9 और 10 अप्रैल को राजधानी देहरादून में पार्टी के सभी विधायकों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा वर्चुअल रूप से सभी का मार्गदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस किस तरीके से कांग्रेस जमीन पे काम कर रही है। हमारे जो लोग भी चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं वो विधानसभा वार, बूथ वार इस समय दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कांग्रेस भी का संगठन लगातार सक्रियता से काम कर रहा है। हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष इस समय काम कर रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग्स भी आपस में वो लोग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और हमको भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने सांसदों को जो गांव गोद दिए थे उनकी हालत बताए ना, विधायकों को ट्रेनिंग तो दे रहे क्योंकि वो केवल चुनाव जीतना चाहते। हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर अपने कार्यकर्ताओं को हमारे जो जीते हुए प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि आते हैं उनको लेकर के हमेशा प्रशिक्षण देने की एक प्रक्रिया रही है। उसी के तहत हमारे चाहे हमारे मंडल में के कार्यकर्ता हों, चाहे जिले के हों, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी, इनके प्रशिक्षण शिविर पूर्व में ही हमारे प्रदेश में उनको प्रशिक्षण दे दिया गया है। इसके बाद हमारे जो जनप्रतिनिधि विधायक गण हैं, विधायकों को प्रशिक्षण शिविर लगाने की योजना है और 8, 9 और 10 अप्रैल को देहरादून में ही 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगने वाला है, जिसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उनका भी इसमें मार्गदर्शन मिलने वाला है और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय BL रुड़की में पत्रकारों से वार्ता करते हुए रुड़की महानगर अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र चौधरी ने कहा कि मोदी ने अडानी के साथ मिलकर देश का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला किया है। इस आर्थिक घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन की मांग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने की, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की आवाज दबाकर बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी समेत मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और प्रदेश के साथ स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगी। जनता के द्वारा सरकारें चुनी जाती हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार जनता को दबाने का काम कर रही है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता खत्म की गई है, उसको लेकर के हम लोगों ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में जैसे हमारे राहुल गांधी जी लोकतंत्र की आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, जैसे वो संवैधानिक दृष्टिकोण से भारतवर्ष को चलाने की बात कर रहे थे, जैसे वो संसद में अपने हकों की मांग कर रहे थे और सरकार ने देश भाव के कारण उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया। और उसको लेकर के और हमारी जो लोकल के इश्यूज़ हैं, लोकल के इश्यूज़ में किसान की बात हो,
किसान की बात हो, भले ही उस आजकल किसान, मैं भी किसान हूँ, और फसलें जो हैं बारिश के कारण खराब हो गई हैं, इसके मुआवजे की मांग को लेकर के, गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर के, और जो मजदूर हैं जो स्थानीय कंपनियों में मजदूरी करते हैं उनका 70% आरक्षण को लेकर के, उनका मिनिमम वेजेस जो हैं, जो मिनिमम जो उनका मजदूरी है उसको दिए जाने को लेकर के, जो हमारे और स्थानीय मुद्दे हैं उन सबको लेकर के। राहुल गांधी के पक्ष में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज से पार्टी नेताओं ने पत्रकार वार्ता के रूप में भारत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। इस क्रम में आज विकासनगर अंतर्गत सेलाकोई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आर्येंद्र शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान बीजेपी सरकार पर हमला बोला। आर्येंद्र शर्मा ने राहुल गांधी प्रकरण पर कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार तानाशाही कर विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, किन मुद्दों पर किया था? देखिए, ये जय भारत सत्याग्रह जो भारत की संपत्ति लूट जा रही है उसके लिए, और जिस तरीके से सारे पीएसयू को बेचा जा रहा है उसको लेकर जय भारत सत्याग्रह, ये कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, प्रेस वार्ता के माध्यम से और जगह जगह हमारा पूरा एक कार्यक्रम चल रहा है, आंदोलन चल रहे हैं। इसी को लेकर हमने कैसे जनता के मुद्दों को, महंगाई, भ्रष्टाचार और प्रदेश सरकार के कैसे एक एयरपोर्ट का नाम जो आदि शंकराचार्य के नाम पर रखा गया था, नाम बदला जा रहा है, हम उन 6 बिंदुओं को लेकर ये मुद्दे उठा रहे हैं। तो आज ये 31 मार्च को पूरे देश में एक प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी लोग, कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण इसको लेकर प्रेस वार्ता में जगह जगह इसका प्रेस वार्ता की जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो राहुल गांधी की संसद से सदस्यता खत्म कर दी गई है जी, 2 साल की सजा सुनाई गई और साथ ही में सरकारी आवास खाली करने का आदेश एक तरह से हो गया है। देखिए, किस वजह से देखते हैं? देखिए, जबकि आप लोकतंत्र में इस तरीके के तानाशाही रवैये से आप कैसे जो हम उत्तराखंड में भारी बारिश और ओलावृष्टि से खटीमा में किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हुई। एसडीएम रविंद्र विष्ट ने बताया कि बारिश की वजह से खड़ी गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। डीएम ने एक टीम गठित की है जो नुकसान का निरीक्षण कर रिपोर्ट बनाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। रात ही बहुत बरसात हुई है, गेहूं का बहुत बुरा हाल है। थारू बहुल क्षेत्र है, इसमें किसान खेती पर निर्भर है अधिक से अधिक। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान बहुत हो चुका है। सर्वा करवाया जाए सरकार द्वारा और मुआवजे की मांग की जा रही है। तो काफ़ी नुकसान हुआ है, क्या कुछ करना चाहते हैं इस पर? देखिए, जो गेहूं की फसल जो खड़ी थी उसमें क्योंकि लगातार बारिश हुई है, यहाँ से काफ़ी नुकसान हुआ है। तो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश है कि यहाँ पर हमारी एक टीम गठित की गई है जिसमें एडीओ एग्रीकल्चर, एडीओ उद्यान विभाग और हमारे राजस्व निरीक्षक, इनकी संयुक्त टीम सर्वे करेगी, मौका का निरीक्षण करेगी और जो भी नुकसान है उसका बाकायदा सर्वे करके जो रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर नियमानुसार जो उनको अधिकृत है। 2 दिनों से हुई लगातार बारिश से पहाड़ों की रानी मसूरी में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। लगातार हुई बारिश से केमंटी मसूरी मार्ग वाल्मीकि मंदिर के पास होटल स्वाय की दीवार गिर गई, जिसकी टैक्सी स्टैंड की 3 गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसका जायजा लेने आज मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे। स्थलीय निरीक्षण कर वाहन स्वामियों का हालचाल जाना। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुझे सूचना मिली कि मसूरी में एक होटल की दीवार गिरने से कई गाड़ियां चपेट में आ गई हैं। उसका आज मैंने जायजा लिया और जो भी नुकसान हुआ है उसको लेकर होटल स्वामी से वार्ता हुई है और जो भी मुआवजा होगा प्रभावित लोगों को दिया जाएगा। जैसे मुझे जानकारी मिली आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, क्योंकि वो एक प्राइवेट होटल की उसका था, जिसकी वजह से 3 गाड़ियाँ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, 2 गाड़ियाँ आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई हैं। हमने होटल के ऑनर से बात की है और उनसे जो भी मुआवजा।
रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के ठाकुर नगर के पास नाले में अज्ञात युवक का शव मिला। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के ठाकुर नगर में पुलिस को युवक को शव मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद ट्रांजिट कैंप थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ठाकुर नगर क्षेत्र में बहने वाले नाले से युवक के शव को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि शव लगभग 1 हफ्ते पुराना है और अभी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ठाकुर नगर के पास एक नाला बहता है, उस नाले में एक डेड बॉडी प्राप्त हुई है। आसपास के लोगों ने बताया कि एक डेड बॉडी प्राप्त हुई है जो अज्ञात शव है। उसके शिनाख्त के प्रयास किए गए, तो अभी तक प्रयास कोई उसकी सबको पहचान नहीं पाया है, क्योंकि 8-10 पुरानी है तो काफ़ी गल गई है। उसको बाद पोस्ट पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANV न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को धरातल पर परखने के लिए गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार आज ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने बस ट्रांजिट कंपाउंड और निर्माणाधीन ट्रांजिट कैंप भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई व्यवस्थाओं को लेकर अपना संतोष जताया। वहीं ट्रांजिट कैंप भवन के निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी भी दिखाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि गढ़वाल कमिश्नर ने 15 अप्रैल तक ट्रांजिट कैंप भवन का निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश निर्माण कार्य कर रही कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को दिए हैं। इनसे जो हमारी बातचीत हुई थी 31 मार्च तक इसका कार्य पूरा होना था, लेकिन कुछ कार्य बढ़ गया है उसमें। जो बाहर पार्किंग एरियाज़ हैं, बस बेज हैं, ये सब बाद में बढ़ा है। तो अब हमने टारगेट इनको यही दिया है कि 15 अप्रैल तक इसको पूर्ण कर लें और पूर्ण करके हमें हैंड ओवर करें, ताकि 22 अप्रैल से जो हमारी यात्रा का कार्य है वो इस परिसर से प्रारंभ हो सके। और प्रयास यही चाहिए। सर, और क्या बेहतर कर रहे हैं आप इस बारे में? ये यात्रियों के जो 4 धाम यात्रा है उसका एक तो पंजीकरण की व्यवस्था, जो ऑफलाइन पंजीकरण है, जो लोग बिना ऑनलाइन पंजीकरण के स्लॉट पे आ जाते हैं उनके लिए है। उनके प्रतीक्षा के लिए यहाँ पर स्पेसेस बनाए गए हैं। एक डॉर्मेट्री। मुनीकेरेती थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस की चेतावनी और नियमों का उल्लंघन करना एक रेस्टोरेंट संचालक को महंगा पड़ गया। पुलिस ने तपोवन में अवैध रूप से शराब पिलाने वाले रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि रेस्टोरेंट संचालक को फटकार लगाने के बाद चालान काट जुर्माना भी वसूला गया और भविष्य में दोबारा अवैध रूप से शराब पिलाने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। मुनीकेरेती थाने के इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि कई दिनों से लोगों की शिकायत मिल रही थी। रात के समय तपोवन में कई रेस्टोरेंट में अवैध रूप से लोगों को शराब पिलाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने अचानक 3 टीम बनाकर अलग अलग रेस्टोरेंट में छापेमारी की। इस दौरान रोड हाउस रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब पिलाने की पुष्टि हुई। पुलिस ने संचालक को पहले जमकर फटकार लगाई, फिर चालान काटा, जुर्माना भी वसूला गया। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। जहां आज हुई बेमौसम बारिश ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। वहीं शहर में चारों तरफ पानी का सैलाब दिखाई देने लगा है। बाढ़ के पानी के साथ बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियां बहकर पानी में आ रही है, जिससे पुल ब्लॉक हो गए हैं। आपको बता दें कि अचानक हुई बारिश से एक तरफ किसानों की फसलें तबाह हो गई, तो दूसरी तरफ लोगों के घरों में पानी भर जाने से भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इसका सबसे ज्यादा असर गाँव चकरपुर में पड़ा है, जहां अचानक से नहर में पानी बढ़ जाने से घरों में पानी भर गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक घरों में रखा सामान जलमग्न हो गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते भी अपनी पूरी टीम के साथ शहर की सड़कों पर बाढ़ के पानी की उचित निकासी की व्यवस्था करते नजर आए।
में पानी घुस गया, मेरे पूरे घर में पानी घुस गया, मेरे काफ़ी सामान का जो है हानि हुई है, नुकसान हुआ है और जो है पूरे गांव में जो है पानी आ गया है, जिससे कि काफ़ी सारी फसलें ख़राब हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा, जिससे ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़। ये ऊपर से जंगल से जो कूड़ा करकट है जंगलात का, वो कूड़ा बह के पानी के साथ यहाँ आ गया और हमारी इंदिरा कॉलोनी में जो रेवड़ा पुल है उसके नीचे आके कई ट्राली कूड़ा आके जम गया है, जिससे कि पूरे शहर के अंदर पानी की भरने की संभावना हो गई थी। जिसको देखते हुए नगर पालिका की टीम यहाँ मौजूद है और जेसीबी हमारी चल रही है। इस पर आप हल्द्वानी में बढ़ते यातायात के दबाव के चलते इस बार पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले पुलिस बेल बसनी पटवा डागर रूट को सुचारू रूप से प्लान बना रही है। इस रूट से पर्यटकों को डाइवर्ट किया जाएगा, जिससे कि न सिर्फ जाम से पर्यटकों को निजात मिलेगी बल्कि शहर का यातायात सुचारू होगा। एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि उनके द्वारा जिलाधिकारी को पत्र भी लिखा गया है। यदि पर्यटन सीजन से पहले बेल बसानी पटवा डांगर रूट सुव्यवस्थित रूप से सुचारू हो गया तो पुलिस इस रूट में ट्रैफिक डाइवर्ट करने का काम करेगी। नैनीताल में इस बार जो ट्रैफिक सीजन है उसमें हमारे द्वारा डीएम साहब से रिक्वेस्ट की गई थी और मुझे इस महीने लास्ट तक जो है वो आपका जो पटवा डागर से बेल बसानी होते हुए फतेहपुर रोड निकल रही है उसको हम लोग शुरू करने की स्थिति में आ जाएंगे इस महीने लास्ट तक। और नैनीताल में इस बार ट्रैफिक सीजन में इस रोड को सुचारू रूप से अगर कार्य करेगी तो इससे ट्रैफिक के आपका कंजेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखाई देगा। निश्चित रूप से इससे जो है पर्यटन और जो आपका पुलिस की जो असुविधा होती थी उससे बचा जा सकता है कि पुलिस की वहाँ पे ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी और इसको पटवा। पिछले दिनों तेज हवा और भारी बरसात के चलते गेहूं की फसल का भारी नुकसान हुआ था। वही 2 दिनों से हो रही लगातार तेज हवा और मूसलाधार बरसात के चलते किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, जिसको लेकर किसान लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। फसल की बर्बादी के चलते तहसीलदार पूजा शर्मा ने कहा कि पूरे गदरपुर तहसील क्षेत्र में पटवारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि किसानों की फसल का मुआयना करते हुए उसका रिपोर्ट प्रेषित करें, जिसके उपरांत किसानों को मुआवजा दिया जा सके। ग्राम पंचायत खडोला में लगभग 70% लोग खेती करते हैं, खेती पर ही निर्भर है। उनकी आजीविका जो है फसल ही है और मजदूरी के साथ साथ अपना भरण पोषण के लिए खेती करते हैं वो। और जो 2 दिवसीय बारिश हुई, इस 2 दिवसीय बारिश में लगभग 80% यहाँ पे हमारे किसानों की खेती नष्ट हो चुकी है। गेहूँ जो इस समय आप देख रहे हैं पकने वाला है गेहूँ, ये कुछ ही दिनों में लगभग पक जाएगा और पूरा जो है बिछ गया है, ऊपर से पानी चल रहा है, सड़ने गलने जैसी स्थिति इसकी हो गई है। किसानों में भारी आक्रोश है। सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि किसानों को जो है फसली हिसाब से उसमें मुआवजा दिया जाए ताकि उनके भरण पोषण आजीविका में कोई प्रभाव ना पड़े। हम लोगों ने अभी पूर्व में भी पटवारियों को निरीक्षण के लिए बोला हुआ है और वर्तमान में भी हमने आज पुनः इनको निर्देशित कर दिया है कि एक विस्तृत सर्वेक्षण अपने अपने क्षेत्रों में सभी राजस्व निरीक्षक और निरीक्षक करेंगे और प्रति काश्तकार यह निरीक्षण किया जाएगा कि यदि जो भी काश्तकार प्रभावित है उस काश्तकार के खेतों का निरीक्षण किया जाए और जो भी काश्तकार इसमें प्रभावित होते हैं उनकी अगर रिपोर्ट आने पर उनमें नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार की दोपहर से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने कहर बरपाया है। आपको बता दें कि लगातार बारिश के चलते कालू सिद्धू स्थित कोसी नदी के बीचों बीच बने टापू पर 4 श्रमिक नदी में अचानक पानी बढ़ने के कारण टापू में फंस गए। वहीं शोर मचाने के बाद टापू पर सुरक्षित किनारे पर खड़े अन्य लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर दमकल विभाग और पुलिसकर्मियों की टीम रवाना हुई। दमकल विभाग और पुलिस के कर्मचारियों ने रेस्क्यू अभियान चलाते हुए कड़ी मशक्कत के बाद टापू में फंसे 4 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। टापू में फंसे वृद्ध श्रमिक ने बताया कि वह कोसी नदी में चाय की दुकान चलाते हैं और हर रोज की तरह अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी 3 मजदूर भी दुकान में चाय पीने आए। इसके बाद हुई तेज बारिश के बाद नदी में पानी भरने के कारण 4 लोग टापू में फंस गए। सुरक्षित बाहर निकलने के बाद फंसे लोगों ने पुलिस प्रशासन के प्रति अपना आभार व्यक्त किया।
क्या हुआ? नदी में साथ दुकान है मेरी। काहे की? ये चाय ये खाने पीने की। अच्छा। हाँ जी। और कितने जने थे तुम्हारे साथ? 3 जने और तो था। तो सबको निकाल लिया बाहर? हाँ निकल गया सब बाहर। कैसे बाहर? नदी में पानी बढ़ गया था? बारिश हो रही थी साहब, हम दुकान में चाय पानी पीने आ रहे थे तो हम बैठे रहे, फिर अधिक बारिश होती रही, फिर बाढ़ आ गई है, पानी बहुत आ गया। हैदर ध्यानी है, मैं फायर स्टेशन रामनगर से हूँ। क्या घटना हुई थी यहाँ? एक ही घटना सूचना हमारे पास आई थी कि टापू में 4 लोग फंसे हुए हैं जिनको निकाला जाना है। पानी काफ़ी बढ़ चुका था। हमारी यूनिट यहाँ पे पहुँची और तत्काल हमने एक रेस्क्यू करा। एक तरफ से हमने रस्सी फेंक के इन 4 लोगों को। उत्तराखंड के ऋषिकेश से खबर है, जहां जन संवाद कार्यक्रम के दौरान शहर में पटाखे फोड़ने वाले बुलेट के खिलाफ एसएसपी को शिकायत होने के बाद लोकल पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने विशेष रूप से अभियान चलाकर पटाखे फोड़ने वाली बुलेट को पकड़ने के लिए जगह जगह चेकिंग की। इस दौरान आईडीपीएल चौकी प्रभारी चिंतामणि ने सिटी गेट के पास 4 पटाखे फोड़ने वाली बुलेट को पकड़कर सीज कर दिया और मॉडिफाई साइलेंसर लगाने पर बुलेट चला रहे लोगों को जमकर फटकार भी लगाई। चौकी प्रभारी चिंतामणि का दावा है कि ये अभियान लगातार चलाया जाएगा। शहर में जितने भी पटाखे फोड़ने वाली बुलेट हैं उनको पकड़कर सीज किया जाएगा। खत्म। बुलेटिन के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।